कर्नल एंडरसन और किताबें। अपनी सभी खुशियों के बावजूद मैसेंजर लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हर दूसरी शाम उन्हें ऑफिस बंद होने तक ड्यूटी पर रहना पड़ता था और इन रातों में मैं शायद ही कभी 11 बजे से पहले घर पहुंच पाता था। बदले में दूसरी रातों को हमें 6 बजे छुट्टी मिल जाती थी। इससे खुद को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता था और न ही परिवार की ज़रूरतों के कारण किताबों पर खर्च करने के लिए पैसे बचते थे। हालांकि ऊपर से आशीर्वाद की तरह एक ऐसा जरिया मिला जिससे साहित्य के खजाने मेरे लिए खुल गए। कर्नल जेम्स एंडरसन, मैं लिखते समय उनके नाम को आशीर्वाद देता हूँ, ने घोषणा की कि वह अपनी 400 किताबों की लाइब्रेरी लड़कों के लिए खोलेंगे ताकि कोई भी युवा हर शनिवार दोपहर को एक किताब ले सके जिसे अगले शनिवार को दूसरी किताब से बदला जा सके। मेरे दोस्त श्री थॉमस एंड मिलर ने हाल ही में मुझे याद दिलाया कि कर्नल एंडरसन की किताबें सबसे पहले काम करने वाले लड़कों के लिए खोली गई थीं और यह सवाल उठा कि क्या मैसेंजर लड़के, क्लर्क और अन्य लोग जो अपने हाथों से काम नहीं करते थे, किताबों के हकदार थे। प्रेस को मेरा पहला संदेश पिट्सबर्ग डिस्पैच को लिखा गया एक नोट था जिसमें जोर दिया गया था कि हमें बाहर नहीं रखा जाना चाहिए, कि हालांकि हम अब अपने हाथों से काम नहीं करते थे, हम में से कुछ ने ऐसा किया था और हम सच में काम करने वाले लड़के थे। प्यारे कर्नल, एंडरसन ने तुरंत वर्गीकरण को बढ़ा दिया। तो एक सार्वजनिक लेखक के रूप में मेरा पहला प्रदर्शन सफल रहा। मेरे प्यारे दोस्त टॉम मिलर, जो अंदरूनी सर्कल में से एक थे, कर्नल एंडरसन के पास रहते थे और उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और इस तरह मेरी काल कोठरी की दीवारों में खिड़कियां खुल गईं जिनसे ज्ञान की रोशनी अंदर आई। हर दिन की मेहनत और यहाँ तक कि रात की लंबी ड्यूटी के घंटे भी उस किताब से हल्के हो जाते थे जिसे मैं अपने साथ रखता था और ड्यूटी से मिलने वाले खाली समय में पढ़ता था। और भविष्य इस सोच से उज्जवल हो गया कि जब शनिवार आएगा तो एक नई किताब मिल जाएगी। इस तरह मैं मैकाले के निबंधों और उनके इतिहास और बैनक्रॉफ्ट के हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से परिचित हुआ, जिसे मैंने उस समय पढ़ी किसी भी अन्य किताब से ज़्यादा ध्यान से पढ़ा। लैम्ब के निबंध मेरी खास खुशी थी, लेकिन उस समय मुझे सभी महान गुरु शेक्सपियर के बारे में स्कूल की किताबों में चुने हुए अंशों के अलावा कोई जानकारी नहीं थी। उनके लिए मेरा शौक थोड़ा बाद में पुराने पिट्सबर्ग थिएटर में जागा। जॉन फिप्स, जेम्स आर विल्सन, थॉमस एन मिलर, विलियम काउली, हमारे समूह के सदस्य ने मेरे साथ कर्नल एंडरसन की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने का अनमोल सौभाग्य साझा किया। ऐसी किताबें जिन्हें मेरे लिए कहीं और से हासिल करना असंभव होता, उनकी समझदारी भरी उदारता से मेरी पहुंच में आ गई और मैं उनके प्रति, साहित्य के प्रति उस रुचि के लिए ऋणी हूं जिसे मैं उन सभी लाखों रुपयों के लिए भी नहीं बदलूंगा जो इंसान ने कभी जमा किए हैं। इसके बिना जीवन बिल्कुल असहनीय होगा। अच्छे कर्नल की भलाई ने मेरे साथियों और मुझे नीची संगत और बुरी आदतों से दूर रखने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। बाद में जब किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई तो मेरा पहला काम अपने परोपकारी के लिए एक स्मारक बनवाना था। ये डायमंड स्क्वायर में हॉल और लाइब्रेरी के सामने खड़ा है, जिसे मैंने एलेगेनी को भेंट किया था और इस पर यह शिलालेख है। कर्नल जेम्स एंडरसन को, पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में मुफ्त पुस्तकालयों के संस्थापक। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी कामकाजी लड़कों के लिए खोली और शनिवार दोपहर को लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। इस प्रकार न केवल अपनी किताबें बल्कि खुद को भी इस नेक काम के लिए समर्पित किया। यह स्मारक एंड्रयू कार्नेगी द्वारा कृतज्ञतापूर्वक याद में बनवाया गया है, जो उन कामकाजी लड़कों में से एक थे जिनके लिए इस प्रकार ज्ञान और कल्पना के अनमोल खजाने खोले गए, जिनके माध्यम से युवा ऊपर उठ सकते हैं। यह सिर्फ एक छोटा सा सम्मान है और उस कृतज्ञता की गहराई का सिर्फ एक हल्का सा अंदाजा देता है जो मैं उनके लिए महसूस करता हूं, जो उन्होंने मेरे और मेरे साथियों के लिए किया। यह मेरे अपने शुरुआती अनुभव से था कि मैंने फैसला किया कि पैसे का कोई भी उपयोग इतना फायदेमंद नहीं हो सकता जो उन लड़कों और लड़कियों के लिए अच्छा हो जिनके अंदर अच्छाई है और
उसे विकसित करने की क्षमता और महत्वाकांक्षा है जितना कि एक ऐसे समुदाय में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना जो इसे एक नगरपालिका संस्था के रूप में समर्थन देने को तैयार हो। मुझे यकीन है कि जिन पुस्तकालयों को स्थापित करने का सौभाग्य मुझे मिला है, उनका भविष्य इस राय की सच्चाई को साबित करेगा। क्योंकि अगर हर लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का इनमें से किसी एक लाइब्रेरी तक पहुंचने से उतना ही फायदा उठाता है जितना मुझे कर्नल एंडरसन की 400 पुरानी किताबों से मिला था, तो मैं समझूंगा कि उन्हें बेकार में स्थापित नहीं किया गया है। जैसा पौधा मुड़ता है वैसा ही पेड़ बनता है। दुनिया के खजाने जो किताबों में हैं, मेरे लिए सही समय पर खुले। एक लाइब्रेरी का बुनियादी फायदा ये है कि वह कुछ भी मुफ्त में नहीं देती। युवाओं को ज्ञान खुद हासिल करना होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। मुझे यह जानकर बहुत संतुष्टि हुई कि कई साल बाद मेरे पिता डनफर्मलाइन के उन 5 बुनकरों में से एक थे, जिन्होंने अपनी कुछ किताबें इकट्ठा करके उस शहर में पहली सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी बनाई थी। उस लाइब्रेरी का इतिहास दिलचस्प है। ये बड़ा और इसे कम से कम 7 बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। पहला बदलाव संस्थापकों ने किया, जो किताबों को अपनी एप्रन और 2 कोयले की बाल्टियों में हाथ से बुनाई की दुकान से दूसरी जगह ले गए। यह कि मेरे पिता अपने गृहनगर में पहली लाइब्रेरी के संस्थापकों में से एक थे और ये कि मैं आखिरी लाइब्रेरी का संस्थापक बनने के लिए भाग्यशाली रहा हूँ, यह निश्चित रूप से मेरे जीवन की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है। मैंने सार्वजनिक भाषणों में अक्सर कहा है कि मैंने कभी किसी ऐसे वंश के बारे में नहीं सुना जिसके लिए मैं एक लाइब्रेरी स्थापित करने वाले बुनकर के वंश को बदलूं। मैंने अनजाने में अपने पिता का लाइब्रेरी स्थापित करने में अनुसरण किया। मेरा मन करता है कि मैं कहूँ कि यह ईश्वर की कृपा से हुआ और यह मेरे लिए बहुत संतोष का स्रोत रहा है। मेरे जैसे पिता एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। सबसे प्यारे, सबसे शुद्ध और सबसे दयालु स्वभावों में से एक जिन्हें मैंने कभी जाना है। मैंने कहा है कि यह थिएटर ही था जिसने सबसे पहले शेक्सपियर के प्रति मेरे प्यार को जगाया। मेरे मैसेंजर के दिनों में पुराना पिट्सबर्ग थिएटर मिस्टर फोस्टर के टी प्रभारी में अपनी शान पर था। उनका टेलीग्राफिक काम मुफ्त में किया जाता था और बदले में टेलीग्राफ ऑपरेटरों को थिएटर में मुफ्त प्रवेश दिया जाता था। यह विशेषाधिकार कुछ हद तक मैसेंजरों को भी मिला हुआ था, जो मुझे डर है कभी कभी दोपहर के बाद उनके लिए आने वाले टेलीग्राम को तब तक रोक लेते थे जब तक कि उन्हें शाम को थिएटर के दरवाजे पर पेश नहीं किया जा सके। इस डरपोक अनुरोध के साथ कि मैसेंजर को ऊपर दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति दी जाए, एक ऐसा अनुरोध जिसे हमेशा मान लिया जाता था। लड़कों ने एक दूसरे को बारी बारी से वह बहुप्रतीक्षित प्रवेश देने के लिए अपनी ड्यूटी बदल ली। इस तरह मैं उस दुनिया से परिचित हुआ जो हरे पर्दे के पीछे थी। नाटक आमतौर पर शानदार किस्म के होते थे। उनमें ज्यादा साहित्यिक योग्यता नहीं थी, लेकिन वे 15 साल के लड़के की आंखों को चकाचौंध करने के लिए अच्छी तरह से बनाए गए थे। मैंने न केवल कभी इतनी शानदार कोई चीज़ नहीं देखी थी, बल्कि मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी ही नहीं थी। मैं कभी किसी थिएटर में या यहाँ तक कि किसी कॉन्सर्ट रूम में भी नहीं गया था, या मैंने किसी भी तरह के सार्वजनिक मनोरंजन का कोई रूप नहीं देखा था। डेवी, मैककार्गो, हैरी ऑलिवर और बॉब पिटकेर्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम सब फुटलाइट्स के आकर्षण में खो गए और थिएटर जाने का हर मौका खुशी खुशी अपनाया गया। मेरे टेस्ट में बदलाव तब आया जब गस्ट एडम्स, जो उस समय के सबसे मशहूर दुखद नाटक करने वालों में से एक थे, पिट्सबर्ग में शेक्सपियर के किरदारों का एक राउंड खेलने लगे। तब से मेरे लिए शेक्सपियर के अलावा कुछ नहीं था। मुझे लगता था कि मैं उन्हें लगभग बिना किसी कोशिश के याद कर सकता हूँ। मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि शब्दों में क्या जादू होता है। लय और धुन सब मुझ में बस गए, एक ठोस रूप में पिघल गए जो बुलाने पर आने के लिए तैयार था। यह एक नई भाषा थी और इसकी सराहना का श्रेय मैं निश्चित रूप से नाटकीय प्रस्तुति को देता हूँ, क्योंकि जब तक मैंने मैकबेथ को खेलते हुए नहीं देखा, शेक्सपियर में मेरी दिलचस्पी नहीं जागी थी। मैंने नाटक नहीं पढ़े थे। बहुत बाद में वैगनर मेरे सामने लोहेनग्रिन में आए। मैंने न्यूयॉर्क में एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उनके बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं सुना था जब लोहेनग्रिन के ओवरचर ने मुझे एक नए
रहस्योद्घाटन की तरह रोमांचित कर दिया। यहाँ सच में एक जीनियस था जो पहले के सभी से अलग था। ऊपर चढ़ने के लिए एक नई सीढ़ी, शेक्सपियर की तरह एक नया दोस्त। मैं यहाँ एक और बात का ज़िक्र कर सकता हूँ जो इसी समय की है। एलेगनी में कुछ लोग, शायद कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा नहीं, ने खुद को एक स्वीडनबोर्गियन सोसाइटी में संगठित किया था, जिसमें हमारे अमेरिकी रिश्तेदार प्रमुख थे। मेरे पिता प्रेस्बिटेरियन चर्च छोड़ने के बाद उस चर्च में जाते थे और ज़ाहिर है मुझे भी वहाँ ले जाया जाता था। हालाँकि मेरी माँ को स्वीडनबोर्ग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालाँकि वह हमेशा सभी धर्मों के प्रति सम्मान सिखाती थीं और धार्मिक विवादों को हतोत्साहित करती थीं। उन्होंने अपने लिए एक खास दूरी बनाए रखी। उनकी स्थिति को कन्फ्यूशियस के प्रसिद्ध सिद्धांत से सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। इस जीवन के कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना, दूसरे के बारे में चिंता न करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। उन्होंने अपने बेटों को चर्च और संडे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन यह देखने में कोई मुश्किल नहीं थी कि स्वीडनबर्ग की लिखी बातें और पुराने और नए टेस्टामेंट का ज़्यादातर हिस्सा उनके द्वारा अयोग्य बताकर खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वे दिव्य लेखन के लायक नहीं थे या जीवन जीने के लिए आधिकारिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने लायक नहीं थे। मुझे स्वीडनबर्ग के रहस्यमय सिद्धांतों में गहरी दिलचस्पी हो गई और मुझे अपनी धर्मपरायण चाची एटकेन से आध्यात्मिक समझ को समझाने की मेरी क्षमता पर बधाई मिली। वह प्यारी बूढ़ी औरत बेसब्री से उस समय का इंतजार कर रही थी जब मैं नए यरूशलेम में एक चमकती रोशनी बनूंगा, और मुझे पता है कि कभी-कभी ये उसकी कल्पना से परे नहीं था कि मैं वह बन सकता हूँ जिसे वह वचन का उपदेशक कहती थी। जैसे-जैसे मैं इंसानों द्वारा बनाई गई धर्मशास्त्र से दूर होता गया, ये प्यारी उम्मीदें कमज़ोर होती गईं, लेकिन मेरी चाची की अपने पहले भतीजे के प्रति दिलचस्पी और स्नेह, जिसे उन्होंने स्कॉटलैंड में अपनी गोद में खिलाया था, कभी कम नहीं हुआ। मेरे चचेरे भाई लैंडर मॉरिस, जिसे वह स्वीडनबर्गियन रहस्योद्घाटन के माध्यम से बचाने की कुछ उम्मीद रखती थी, ने उन्हें बहुत निराश किया जब वह असल में एक बैप्टिस्ट बन गया और बपतिस्मा ले लिया। यह प्रचारक के लिए बहुत ज़्यादा था। हालांकि उन्हें याद रखना चाहिए था कि उनके पिता भी उसी अनुभव से गुजरे थे और अक्सर एडिनबर्ग में बैप्टिस्टों के लिए उपदेश देते थे। लिएंडर का अपने पतन के बाद पहली बार आने पर स्वागत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे यह एहसास कराया गया कि उसके भटकने से परिवार के रिकॉर्ड को नुकसान हुआ है। जब वह स्वीडनबर्ग द्वारा प्रकट किए गए नए यरूशलेम के दरवाजे पर था और उसे सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक, उसकी चाची द्वारा पेश किया गया था, उसने दबी आवाज में कहना शुरू किया, आप मुझ पर इतनी सख्त क्यों हैं चाची? एंडी को देखिए, वह किसी चर्च का सदस्य नहीं है और आप उसे डांटती नहीं है। निश्चित रूप से बैप्टिस्ट चर्च कुछ न होने से बेहतर है। तुरंत जवाब आया, एंडी। ओह एंडी, वह नंगा है, लेकिन तुमने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। वह प्यारी चाची एटकेन के साथ अपना सम्मान कभी पूरी तरह से वापस नहीं पा सका। मुझे अभी भी सुधारा जा सकता था क्योंकि मैं किसी से जुड़ा नहीं था, लेकिन लिएंडर ने एक संप्रदाय चुन लिया था और वह संप्रदाय नए यरूशलेम का नहीं था। यह स्वीडनबर्गियन सोसाइटी के संबंध में ही था कि मुझ में संगीत का शौक पहली बार जागा। सोसाइटी की भजन पुस्तिका के परिशिष्ट के तौर पर उसमें ऑरेटोरियोज के छोटे छोटे अंश थे। मैं स्वाभाविक रूप से उन्हीं पर ध्यान देता था और हालांकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी मुझे अभिव्यक्ति के लिए सराहा जाता था और मैं कोयर प्रैक्टिस में लगातार जाता था। मुझे लगता है कि लीडर मिस्टर कोएथेन मेरे उत्साह के कारण कोयर में मेरे द्वारा पैदा की गई बेसुरी आवाज़ों को अक्सर माफ़ कर देते थे। जब बाद में मैं पूरे ऑरेटोरियोज से परिचित हुआ, तो यह जानकर खुशी हुई कि संगीत जगत में हैंडल की संगीत रचनाओं के रत्नों में गिनी जाने वाली कई रचनाएं वही थीं, जिन्हें मैंने एक नासमझ लड़के के रूप में अपनी पसंदीदा चुना था। तो मेरी संगीत शिक्षा की शुरुआत पिट्सबर्ग की स्वीडनबोर्गियन सोसाइटी के छोटे से कोयर से हुई। हालांकि मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरे
पिता द्वारा गाए गए मेरे देश के बेजोड़ लोकगीतों ने मीठी आवाज़ों के प्रति मेरे प्यार के लिए एक बहुत अच्छी नींव रखी थी। शायद ही कोई पुराना स्कॉटिश गाना हो जिससे मुझे परिचित न कराया गया हो। शब्द और धुन दोनों। लोकगीत बीथोवेन और वैगनर की ऊंचाइयों तक निश्चित प्रगति के लिए सबसे अच्छी नींव है। मेरे पिता सबसे प्यारे और सबसे भावुक गायकों में से एक थे जिन्हें मैंने कभी सुना था। इसलिए शायद मुझे संगीत और गाने का उनका प्यार विरासत में मिला, हालांकि उनकी आवाज़ नहीं मिली। कन्फ्यूशियस का उद्गार अक्सर मेरे कानों में गूंजता है। संगीत, ईश्वर की पवित्र भाषा, मैं तुम्हें बुलाते हुए सुनता हूँ और मैं आता हूँ। इसी दौर की एक घटना मेरे माता-पिता की उदारता को एक और मामले में दिखाती है। एक मैसेंजर लड़के के तौर पर मेरी कोई छुट्टियाँ नहीं होती थीं, सिवाय गर्मियों में मिलने वाले 2 हफ्तों के, जो मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ ओहियो के ईस्ट लिवरपूल में अपने चाचा के घर नदी में नाव चलाने में बिताता था। मुझे स्केटिंग बहुत पसंद थी और जिस सर्दी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे घर के सामने नदी का शांत पानी बहुत अच्छी तरह से जम गया था। बर्फ बहुत अच्छी हालत में थी और शनिवार रात देर से घर पहुंचने पर यह सवाल उठा कि क्या मुझे सुबह जल्दी उठकर चर्च के समय से पहले स्केटिंग करने की इजाज़त मिल सकती है। आम स्कॉटिश माता-पिता के सामने इससे ज़्यादा गंभीर सवाल नहीं हो सकता था। मेरी माँ इस बारे में साफ थीं कि इन हालात में मुझे जितनी देर तक चाहूँ स्केटिंग करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मेरे पिता ने कहा कि उन्हें लगता है कि मेरा नीचे जाकर स्केटिंग करना सही है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि मैं उनके साथ चर्च जाने के लिए समय पर वापस आ जाऊँगा। मुझे लगता है कि आज अमेरिका में हर 1000 में से 999 घरों में और शायद इंग्लैंड के ज़्यादातर घरों में भी यही फैसला लिया जाएगा। हालाँकि स्कॉटलैंड में नहीं। लेकिन जो लोग आज मानते हैं कि सप्त अपने पूरे अर्थों में इंसान के लिए बनाया गया था और जो आम लोगों के लिए पिक्चर गैलरी और म्यूज़ियम खोलेंगे और इस दिन को आम लोगों के लिए शोक मनाने के कर्तव्य पर ज़ोर देने के बजाय कुछ हद तक आनंद का दिन बनाएँगे, वे मेरे माता-पिता से 40 साल पहले ज़्यादा उन्नत नहीं थे। वे उस दौर के रूढ़िवादी लोगों से आगे थे जब सब्त के दिन कम से कम स्कॉट लोगों के बीच खुशी के लिए टहलना या धार्मिक किताबों के अलावा कोई और किताब पढ़ना मुश्किल से ही जायज़ था।